हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह फ्लो होता है और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ उसको किस तरह मेजर किया जाता है, ये चीज़ हम देखेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था हाउ एनर्जी फ्लोस इन एन इकोसिस्टम या विद इन फूड चेन या फूड वेब के अंदर एनर्जी किस तरह फ्लो होती है। एज यू नो दैट द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन ही है, राइट। सो सन से एनर्जी आती है एंड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स हो गए ना, थ्रू फोटोसिंथेसिस। वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है इकोसिस्टम प्रोसेसेस में, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन एज वेल। सो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और प्रोड्यूसर से ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। लेट्स सपोज, सो फर्स्ट एक कंसेप्ट क्लियर कर ले, इनको ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है या एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल्स है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर तक। सो इनको एनर्जी की इस फ्लो को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डिफरेंट विजुअल के थ्रू। अगर इसको आप इस तरह पायरामिड शेप में कर ले तो इसको एनर्जी पायरामिड या इकोलॉजिकल पायरामिड कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी लेवल, इकोलॉजिकल पायरामिड या जिसको एनर्जी पायरामिड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज सन से एनर्जी आ रहा है। एज यू नो दैट सन से जो एनर्जी आता है उसमें से सिर्फ 1% ट्रैप कर जाते हैं प्लांट और उसको यूज़ करते हुए एनर्जी फूड प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रोड्यूसर, लेट सपोज प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी है, तो आगे वो ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी डिक्रीज़ होता जाता है। जो आगे ट्रांसफ़र होता है चेन के अंदर या नेक्स्ट लेवल के अंदर एनर्जी डिक्रीज होता जाता है। वाई डिक्रीज? बिकॉज इट escape to the surrounding, some energy is lost as heat in the surrounding। ठीक, सो प्राइमरी कंज्यूमर तक आने तक ये एनर्जी होगा 1000 किलो जॉल्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर रिसीव करेगा 100 किलो जॉल्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर रिसीव करेगा 10 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी इस तरह फ्लो होता है। अभी हम देखेंगे कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, इसको किस तरह मेजर करते हैं। सो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी की वो अमाउंट जो डिटरमिन करता है हाउ मच लाइफ द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट, कि एक इकोसिस्टम के पास कितना एनर्जी है और उस एनर्जी से वो एक इकोसिस्टम को कितना सस्टेन कर पाता है, सपोर्ट कर पाता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है। सो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ टू उसमें हम मेजर करते हैं, जिसको जीपीपी और एनपीपी कहा जाता है। जीपीपी मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की 2 टाइप्स है, जीपीपी एंड NPP। GPP is gross primary productivity। ये किसे कहते हैं? It is the total amount of solar energy that producers capture। ठीक है, सन से जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूसर कैप्चर करते हैं उसको GPP कहेंगे। फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैप्चर करते हैं ना, कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फूड में। सो आवर गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, इट डजंट इंक्लूड द एनर्जी दैट लॉस्ट। जो लॉस्ट एनर्जी है ये इसमें इंक्लूड नहीं आएगा, बल्कि टोटल एनर्जी। ठीक है, और सन से जो आता है इसमें से ओनली 1% ट्रैप कर जाता है, बाकी रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है। फिर NPP आ जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये किसे कहेंगे? इट इज़ द टोटल एनर्जी, इट इज़ द टोटल एनर्जी कैप्चर। ठीक है, जो टोटल एनर्जी कैप्चर हो गया है उससे हम माइनस करेंगे, माइनस द एनर्जी रेस्पायर्ड बाय प्रोड्यूसर। सो टोटल एनर्जी से जो एनर्जी रेस्पायरेशन में यूज़ हुआ है उसको हम निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो एनर्जी बचा उसको हम नेट प्रोडक्टिविटी कहेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ के साथ। ये नेट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, नेट इनकम में आप यूज़ करते हैं। सो नेट इनकम भी यही हो गया ना, जो आप टैक्स दे के बाकी चीज़ें देख के जो इनकम आपका बच जाता है उसको नेट इनकम कहा जाता है। सो नेट एनर्जी का भी सेम सीन है। जो टोटल एनर्जी सन से आ जाता है उसमें से रिस्पायरेशन वाला एनर्जी हटा दो, निकाल दो, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका रह जाता है। सो ये किसके इक्वल होगा? NPP इज इक्वल टू GPP माइनस रिस्पायरेशन बाय प्रोड्यूसर्स। सो इसको किस तरह मेजर किया जाता है? अ कॉमन अप्रोच टू मेजर GPP इज टू मेजर द प्रोडक्शन ऑफ CO2 को हम मेजर करेंगे इन द डार्क में। So this eliminates CO2 up to uptake by photosynthesis। फिर क्या करेंगे? We measure the uptake of CO2 in the sunlight। पहले डार्क में मेजर करेंगे CO2 अपटेक, फिर सनलाइट में मेजर करेंगे। So this gives net movement of CO2। So इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें क्या देगा? This gives the net movement of CO2। So CO2 taken up during photosynthesis is equal to CO2 taken in sunlight plus CO2 produced in the dark। So मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि only 1% of the solar energy striking the earth और the producer उसको कैप्चर करता है, सिर्फ 1%, बाकी रिफ्लेक्ट बैक करता है। 90% रिफ्लेक्टेड बैक होती है, 60% of the GPP is lost, respiration के थ्रू लॉस्ट होता है, और 40% of GPP जो है it supports the growth and reproduction को सपोर्ट करता है। फिर एनर्जी ट्रांसफ़र इफ़िशियंसी को देखते हैं ट्रॉपिकल पिरामिड के थ्रू। सो द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास इज द टोटल मास ऑफ ऑल द लिविंग मैटर। जो लिविंग मैटर है उसका टोटल मास को आप बायोमास कहेंगे। सो एनर्जी, इकोसिस्टम की एनर्जी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोमास, जो कि टोटल मास ऑफ लिविंग मैटर होगा इन अ स्पेसिफिक एरिया के अंदर। सो द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम इज इट्स स्टैंडिंग क्रॉप। कोर कंसेप्ट आ गया स्टैंडिंग क्रॉप का। ये किसे कहेंगे? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास जो कि प्रेजेंट होता है इकोसिस्टम के अंदर एक पार्टिकुलर टाइम में, जिसको स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। इट मेजर्स द रेट ऑफ एनर्जी। ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ओवर अ स्पेन ऑफ अ गिवन टाइम। ठीक है, एक पार्टिकुलर स्पेन ऑफ टाइम के अंदर उसको मेजर करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लो ग्रोइंग फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट होते हैं जो कि स्लो ग्रोइंग होते हैं, राइट। स्लो ग्रोइंग फॉरेस्ट हैव लो प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी लो होगी स्लो ग्रोथ के अंदर। सो द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द लॉन्ग लिव ट्रीज, the biomass of the trees that has accumulated over hundreds of years is quite high। ठीक है, जो old trees long live होते हैं उनका बायोमास ज़्यादा होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल इफ़िशेंसी को। ठीक है, सो इकोलॉजिकल इफ़िशेंसी में क्या चीज़ आ जाता है? इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूम एनर्जी that can be passed from one trophic level to the another is referred to as ecological efficiency कहा जाता है। यानी जो एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होने में जो कंज्यूम होती है, एनर्जी यूज़ अप होती है, कंज्यूम होती है, उस एनर्जी को हम कहेंगे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, राइट। एंड उनकी परसेंटेज कितनी होती है? 5 to 20%। ठीक है, ऑफ द टोटल बायोमास का 5 से 20% उसकी इकोलॉजिकल इफ़िशियंसी होगी। ओनली 10% कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एट द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। एक लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसमें से सिर्फ 10%
जो बायोमास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रॉपिकल पायरामिड का मैंने आपको बता दिया था, ऊपर एग्जांपल में देख के समझाया था कि ये एनर्जी पायरामिड है, राइट, या इसको ट्रॉपिकल पायरामिड भी आप कह सकते हैं कि एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन की गई है एनर्जी फ्लो की थ्रू पायरामिड डायग्राम। और ये तो वही है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी जीपीपी। सो इसकी डिटेल है। जीपीपी मैंने बता दिया था, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और सिर्फ 1% एनर्जी ट्रैप होती है। और सनलाइट से जो एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ IR, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, 3 टाइप के एनर्जीज, ठीक है। सो 1% इज absorb and rest is reflected, and 60% respired energy respiration के लिए यूज़ होता है, 40% net primary productivity होगी। So this is all about productivity, ecosystem productivity. Hope you understand this topic. Thank you for watching.